कि सर ये अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। हमें सर अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है टॉपिक की, हमें क्यों जरूरी है इन सब चीजों को समझना। हम जो है इन डेटा को याद भी तो कर सकते हैं, एक कोट याद कर लिया, सब थोड़े से डेटा याद कर लिए और उसको लिख देंगे। डेफिनेटली कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा डेटा ले लिया, थोड़े से कोट ले लिया और उसको जो है आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन वो जो चीज है, वो जब आप चाहे एसे राइटिंग कीजिए, चाहे आप आंसर राइटिंग कीजिए, जिस कैंडिडेट के अंदर, जिस एस्पिरेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग से रिफ्लेक्ट होती है उसके एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर। और जो लॉन्ग आंसर है, जो हमारा लॉन्ग आंसर है, या कह लीजिए जो हमारे सीपीएफ वाले बच्चे हैं उनके लिए एसे एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, वहां पे मोस्टली इंपॉर्टेंट यूज होगा इसका। तो वो अलग से रिफ्लेक्ट होगी चीजें, हमने जो अंडरस्टैंड करी है चीजें वो, और जो हमने रटी हैं चीजें वो। इसलिए हम जो है जोर देते हैं किसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि, लेकिन रटने से ज्यादा इजी है चीजों को समझना। क्योंकि आप जब किसी चीज को समझ लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको अगर उससे रिलेटेड चीज याद भी ना रहे, लेकिन फिर भी आप वही चीज लिखेंगे जो एक्चुअल में रियलिटी में है हमारी, क्योंकि आपने समझी हुई है उस चीज को, आपने समझा हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, ठीक है। सो हमने स्टार्ट करा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा तो आपको लगेगा कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, और आया हुई है प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है सीएपीएफ वालों के लिए, सो वो वहां से लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो देखो यहाँ पे, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ कैसी है, एकदम गोल है ना। सिमिलरली जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो हमने सिर्फ 16 टॉपिक्स चूज किए हैं, और 16 से ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमारा जो आईबी वाला बच्चा है उनके लिए जो कोर अंडरस्टैंडिंग वो 60 मोर देन इनफ है। लेकिन जो हमारा सीएपीएफ है उनके लिए थोड़े से लेक्चर्स और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 16 इनफ नहीं है। 16 में काम चल जाएगा, लेकिन 16 से थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि 16 हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था बच्चों का, उसमें भी काम चल गया था। हमने 12 पढ़ाए थे, 12 में भी काम चल गया था। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा यूपीएससी का लेवल भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से अपना हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। लेकिन आईबी वालों के लिए जो 16 टॉपिक्स हैं मोर देन इनफ है, इससे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर उनका जो है लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएगा, उनका जो है एसे राइटिंग वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि हम पहले इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ेंगे, देन दूसरा सेक्टर, देन तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर, छठा सेक्टर, सातवां सेक्टर, आठवां सेक्टर। यहां तक आते आते आप खुद रियलाइज करेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया है वो सारी चीजें तो कनेक्ट है आपस में, ठीक है। तो वो जब वो कनेक्शन बैठेगा, जब आपको समझ आएगा वो कनेक्शन, देन वो कनेक्शन आपकी राइटिंग में भी दिखाई देगा, और उसी कनेक्शन के जो है आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक्स को, अपनी राइटिंग के अंदर डाइवर्सिटी लेके आ पाएंगे, ठीक है। और यही हमारा मोटिव है कि आपकी जो राइटिंग है वो डाइवर्सिफाई हो, ठीक है। आप किसी एक ही डायमेंशन को ना देखें, आप हर एक डायमेंशन को देखें। और वो होगा कैसे, जब आप हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्टर के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे, समझे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी रिटर्न वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। टॉपिक वाइज हमें समझना ही पड़ेगा, चलो ठीक है। कल जब हम फिलोसफी वगैरह देख रहे थे सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की और मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर कह लीजिए सोशलिज्म वाला, मार्केट इकोनॉमी वाला, उस टाइम में जो हमारा वर्ल्ड था वो इस सोशलिस्टिक आइडिया से भी जो है थोड़ा सा ऊब चुका, फेडअप हो चुका था, ठीक है। वो भी कि भाई ये जो प्लैंड इकोनॉमी है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट सोशलिज्म की तरफ ये मूव ऑन हो गया था हमारा वर्ल्ड, हमने देखा था कल भी, ठीक है। और इंडिया के साथ एक और घटना हुई कि हमें, हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, फिजिकल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से हमें जो है एक रिफॉर्म लेने पड़े, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। कल उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था, ठीक है। क्या क्या रीजन थे वो सारी चीज। अब इस रिफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या करा, देखो इस रिफॉर्म के अंदर ये सारी चीजें सच इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीजों के रिफॉर्म लिए थे। हमने एक तरह से अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा था, प्राइवेटाइज करा था और ग्लोबलाइज करा था। मतलब हमारी इकोनॉमी 1990 से पहले, इस जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म है इससे पहले, कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे जो है आके वो जो है प्रोडक्शन या कह लीजिए कि ट्रेड नहीं कर सकती थी। हमने अपनी इकोनॉमी को जो है, क्लोज इकोनॉमी थी हमारी एक तरह से, लेकिन 1990 के बाद ओपन इकोनॉमी हो गई कि कोई भी जो बाहर की कंपनी है वो यहाँ पे आके ट्रेड वगैरह कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी
वहां पे लाइसेंस राज वगैरह चलता था। जस्ट बेसिक चीज समझने की कोशिश करना, लाइसेंस राज चलता था। अब 1990 के बाद जो है हमने लिबरलाइज कर दिया, ये जो रूल्स वगैरह था इन सबको हमने लिबरलाइज करके ओपन कर दिया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन वगैरह चालू कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी हुई थी। उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करा था, कैसे करा, डी रिजर्वेशन कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दिया, लॉज को सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो एमआरटीपी लिमिटेड लिमिट था, इसको हमने एंड कर दिया। ये क्या चीज थी एमआरटीपी? बेसिकली इसके अंदर क्या था कि प्रोडक्शन के ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है लिमिट लगा रखी थी। लेट्स से कि अगर जो है एक कंपनी 1000 किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो 1000 से 1001 नहीं कर पाएगी, भले ही मार्केट के अंदर डिमांड हो। तो ये जो एक्ट था इसको भी हमने जो है एंड कर दिया था आफ्टर 1990। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म हुए, उसके अंदर क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी जो इफेक्टिव नहीं थी, हमने देखा था क्यों इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में जस्ट इन्वेस्ट करा था, उसके जो फ्रूट्स थे वो लेने थोड़े बाकी थे। मतलब वो उसका जो आउटपुट है उसको निकल मिलने में थोड़ा सा देर मिल लगता है हमेशा, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। तो फिर डिस इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी हमारी पीएसयूज। पीएसयूज के अंदर जो कल्चर था सरकारी वाला, उसको चेंज करना चालू किया। अभी भी आप देखेंगे, एमसीडी के ऑफिस में चले जाओ और एफसीआई के ऑफिस में चले जाओ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पीएसयू है, ठीक है। ये अपना सरकारी वाला, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है उसी कहते हैं ये कॉर्पोरेटाइजेशन, सॉरी, कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का लगता है कभी कभी मेरे को। सो ये हमने रिफॉर्म करे थे। देन व्हाट वी डू, व्हाट वी डिड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म करे। जैसे हमने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाया, कुछ एक्ट्स वगैरह थे उसको जो है लिबरलाइज करा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी हमने करे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जैसे बैंकिंग आया, इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल मार्केट को ओपन कर दिया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री भी कर दी, ठीक है। एचडीएफसी वगैरह आए थे। टैक्स रिफॉर्म भी करे थे, ये जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स थे इनको हमने रिड्यूस भी कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो है हमने करी थी 1990 के टाइम पे, ठीक है। अब 1990 से ये रिफॉर्म का कुछ तो फायदा हमें देखने को मिला होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां हमारा 1990 में 34% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो आज के टाइम में 16% कर रहा है, ठीक है। कल भी देखा था। मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम करता है। अच्छी चीज है, क्योंकि अदर सेक्टर्स को ज्यादा करना चाहिए। जीडीपी के साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भी इसका कंट्रीब्यूशन कम ही रहना चाहिए, तभी अदर सेक्टर्स में हमारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होगा। इसको भी थोड़ा सा अभी एक बार रोक के मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 27%, जो 24% कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो 27% है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा कम है? क्योंकि अगर इस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन कम होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होगा। डेफिनेटली सी बात है कि भाई अगर ये जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कम करेगी, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट कम करेगी, और वही चीज हमें यहाँ पे प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम जो है हमारा इंडिया फेस कर रहा है। ये जो हमारे मैक्सिमम यूथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टक होके रह गए हैं, वहां से अदर सेक्टर के अंदर मूव ऑन नहीं हो पा रहे, जिसका बहुत बड़ा रीजन है, उसको हम समझेंगे आज, ठीक है। उसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर पहले से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है 40%, और बढ़ गया 57% कंट्रीब्यूट करने लग गया, और इससे थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ये एक तरह से अच्छी चीज है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कि क्यों जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहां पे हमें इनएडिक्वेट प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। समझे? इतना समझ आया जितना मैंने समझाया अभी? अब एक चीज थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ले जाके आपको समझाता हूं, एकदम कोने में ले जाके, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये है हमारा सर्विस सेक्टर। अभी ये सारी चीजें सब इंटरलिंक्ड है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 46% यूथ है, ठीक है। अब इस 46% यूथ जो है हमारा, सिर्फ 16% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब यहाँ पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, हमने कल भी देखा था, राइट है या नहीं है? डेफिनेटली है, यहाँ पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो इस डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने के लिए हमारे जो यहाँ पे यूथ है, हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारे जवान लोग हैं जिनमें गरम गरम खून है एकदम, वो हमारे खेतों में फावड़ा चला रहे हैं, जहां पे सिर्फ एक चलाना चाहिए वहां पे 5 लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब
कि बेकार में वो जो है अपना एफर्ट डाल रहे हैं वहां पे। अगर इस एफर्ट को यहां से मूव ऑन करके अदर सेक्टर्स में वो कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। और हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी, इक्वालिटी भी आएगी, और सारी चीज आएगी। ठीक है। तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी। अब वो चीज हो क्यों नहीं रही है, ये क्या रीजन है इसके पीछे का, तो इसको आज थोड़ा सा हम देखेंगे, और यही इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेन क्रक्स है। ठीक है। समझ आया यहां तक का? सिर्फ एक पेज हमने डिस्कस करा है। चलो आ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी चीजों के साथ। ठीक है। ये आपको देखो, चीजों को मेरे को क्या करना है, चीजों को मेरे को आपके लिए इजी बनाना है, कि आप जो है चीजों को समझ पाए। आपने समझा तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब बताओ, लेट्स से कि ये हमारा राम है। ठीक है। ये हमारा राम है। इसको जो है अपनी फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो हमारे यूथ आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसको फैक्ट्री लगाने किस किस चीज की इसको जरूरत होगी, बताओ? लैंड की। सबसे पहले तो लैंड ही चाहिए ना। ये क्या हो रहा है? ठीक है। सबसे पहले तो लैंड की जरूरत होगी, राइट। उसके बाद इसको स्किल्ड लेबर चाहिएगी। ठीक है, जिसको भाई कुछ आता हो। ठीक है। उसके बाद इसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो इसको पूंजी चाहिएगी, फाइनेंस। ठीक है। इसके बाद लेट्स से इस पे जो है मशीनरी, मशीनरी बोल रहे हो क्या? ठीक है। फाइनेंस चाहिएगा, पैसे चाहिएगी, लैंड चाहिएगा मशीन मशीन खड़ी करने के लिए, स्किल्ड लेबर चाहिएगी। ठीक है। और क्या चाहिएगा? और इसको अगर लेट्स से पैसा इसके पास है, लैंड इसके पास है, स्किल्ड लेबर इसके पास है, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है। इसके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा इसको, इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाला है। ठीक है। उसके बाद इसने प्रोडक्शन कर लिया तो इसको तो माल भी भेजना पड़ेगा, तो इसको जो है मार्केट भी चाहिए, डोमेस्टिक भी चाहिए, इंटरनेशनल भी चाहिए। उसके बाद लेट से सपोज करो सब चीज है, फाइनेंस है, लैंड है, स्किल लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, डिमांड ये देखो, इस ये भी दो चीज हो जाती है फिर दिव्यांश, कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चरल पे ध्यान देंगे, नॉन स्ट्रक्चरल है डिमांड वाला। एक स्ट्रक्चरल चीज है, हम ये स्ट्रक्चरल देख रहे हैं। अभी नॉन स्ट्रक्चरल ये कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रक्चरल को कंट्रोल कर सकता है। पहले वो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या चीज चाहिएगी इसे? स्किल्ड लेबर, लैंड, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट। उसके बाद लेट से सब चीज है, उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो है वो लाइसेंस आज फिर से लेके आ गई, इसका तो वो हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है इसका तो चला जाएगा, कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो पॉलिसीज जो है, फिक्स पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है। लॉज वगैरह जो है फेवरेबल होने चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है, मतलब गड़बड़ कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के अंदर है। ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। है क्या नहीं है, कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट स्मूथली प्रोवाइड करा रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये कभी पीछे रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारी चीज प्रोवाइड करा रही है। कुछ तो इनमें ही गड़बड़ होगी। ठीक है। अब देखते हैं